सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 16 जून के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 16 जून के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर इज, यानी दबाव का जो है आयामी सूत्र जो ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, जब भी किसी का डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाता है ना, तो उसका फार्मूला जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि प्रेशर का जो आपसे डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया था, तो देखिए प्रेशर का जो आपका फार्मूला होता है ना, ये आपका फोर्स बाय एरिया होता है। और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो ये आपका M1 L1T-2 होता है। वही अगर एरिया के डायमेंशनल फार्मूला की बात कर ले, तो ये जो आपका M0 L2T0 होता है। तो देखिए, इसको जब आप डिवाइड करोगे इसको और इसको, तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, तो यह हमारा M1 L-1 और T-2 जब वो निकल कर आ जाएगा, और यही जो होगा ना, ये आपका प्रेशर का जो है डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। तो M1 L-1 T-2, जिन्होंने भी इस ऑप्शन पे क्लिक किया होगा, उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात है ना, ये सबसे अधिक रहा था। जहाँ पे आपके 4 राज्य का ऑप्शन दिया गया था, जो कि आपका गोवा राज्य दिया गया था, मिजोरम दिया गया था, अरुणाचल प्रदेश दिया गया था, और तमिलनाडु जो आपका दिया गया था। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात है ना, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ये आपका गोवा राज्य का रहा था। गोवा राज्य का जो आपका लिंगानुपात है ना अनुसूचित जनजाति का, ये आपका 1046 महिलाएं थी। तो गोवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों की अगर मैं बात कर लूँ, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश राज्य की अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात है ना, ये आपका 984 महिलाएं थी। मिजोरम में बात कर ले तो अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात है ये आपका 976 रहा था। तमिलनाडु राज्य का जो अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात है ना, ये आपका 981 रहा था। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है गोवा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि MSME, जिसका फुल फॉर्म आपका क्या होता है, तो ये आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होता है। डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस जो है ना, ये हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो देखिए MSME जो आपका दिवस है ना, ये प्रत्येक वर्ष जो है ये आपका 27 जून को जो है ये मनाया जाता है। तो 27 जून आपका करेक्ट आंसर होगा। विश्व में पहला MSME दिवस जो है ये कब मनाया गया था, तो आपका 27 जून 2017 को जो ये आपका मनाया गया था। कौन सा अधिनियम जो है ना भारत में MSME को जो ये आपका परिभाषित करता है, तो देखिए ये जो आपका MSME जो आपका अधिनियम 2006 है ना, ये आपका परिभाषित करता है। और इसमें जो है कब संशोधित किया गया था, तो इसे जो आपका 2020 में जो वो संशोधित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, और आप कमेंट करके जवाब दीजिए कि वर्तमान में MSME यानी केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो मंत्री है ना, ये वर्तमान में कौन है। इसका जवाब जो आपको कमेंट बॉक्स में जो वो जरूर देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हु इज़ नन एज असम केसरी, यानी असम केसरी के नाम से जो है ये किसे जाना जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि असम केसरी के नाम से जो है ना, ये आपके अंबिका गिरी राय चौधरी को जो वो जाना जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अंबिका गिरी राय चौधरी हो गए। इसके अलावा चंद्रनाथ शर्मा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, चंद्रनाथ शर्मा को भी जो है ना, ये आपका असम केसरी के नाम से जो वो जाना जाता है। तो ऑप्शन में या तो आपका चंद्रनाथ शर्मा होगा या फिर आपका अंबिका गिरी राय चौधरी होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कुछ बच्चे ने प्रश्न भेजा था ना, असम केसरी के नाम से जो ये किसे जाना जाता है, तो उन्होंने जो आंसर बताया था वो गोपीनाथ बारदोलई जो है वो बताए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि गोपीनाथ जो आपके बारदोलई है ना, इन्हें जो आपका शेरे असम के नाम से जाना जाता है, ना कि असम केसरी के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला आंसर आपका गलत हो जाएगा। जब आपसे शेरे असम के नाम से पूछा जाना कि किसे जाना जाता है, तो ये आपके गोपीनाथ बारदोलई को जो वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बिहार केसरी के नाम से अगर पूछा जाए किससे जाना जाता है,
तो देखिए बिहार केसरी के नाम से जो है ना ये डॉक्टर कृष्ण सिंह को जो वो जाना जाता है। और ये जो आपके डॉक्टर कृष्ण सिंह थे ये बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, जिनका कार्यकाल 1946 से लेकर जो है 1961 तक रहा था। पंजाब केसरी के नाम से जो है ना ये लाला लाजपत राय को जो वो जाना जाता है। आंध्र केसरी के नाम से जो है ये आपके प्रकाशतम पुंतुलू को जो वो जाना जाता है। हरियाणा केसरी के नाम से जो है ना ये नेकी राम को जो वो जाना जाता है। झारखंड में छोटा नागपुर केसरी के नाम से जो है ये आपके बाबू राम नारायण सिंह को जो वो जाना जाता है। बंगाल केसरी के नाम से जो है ना ये आशुतोष मुखर्जी को जो वो कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हु इज़ द फीमेल डायरेक्टर नॉमिनेटेड फ्रॉम इंडिया एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड, यानी गोल्डन ग्लोब अवार्ड में जो है भारत की ओर से नामांकित महिला निर्देशक जो है ना ये कौन है। तो देखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भारत की ओर से नामांकित जो पहली महिला निर्देशक है ना ये आपका पायल कम्पाड़िया है। और पायल कम्पाड़िया को जो है इन्हें 2025 में जो है ना उनकी अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इस फिल्म के लिए जो है ना इन्हें बेस्ट डायरेक्टर श्रेणी में जो ये आपका नामांकन जो वो किया गया था। तो पायल कम्पाड़िया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 101वां जो संविधान संशोधन है ना ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए 101वां जो संविधान संशोधन है ना ये आपका जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से जो ये आपका संबंधित है। तो जीएसटी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इसी संविधान संशोधन के माध्यम से जो है ना ये आपका भारत में जीएसटी लागू किया गया था और इसे आपका संसद ने 6 मई 2015 को जो ये आपका पारित किया गया था। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो ये आपका आधिकारिक रूप से जो है ना 8 सितंबर 2016 को जो ये आपका लागू हुआ था। और जीएसटी व्यवस्था जो है ना ये आपका भारत में 1 जुलाई 2017 से जो है ये आपका प्रभावी हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जीएसटी के तहत पंजीकरण के लिए जो है आपका दिया गया कितना यूनिक नंबर है, तो ये आपका 15 अंकों का जो है ना ये आपका यूनिक नंबर है। जीएसटी के जो अध्यक्ष होते हैं ये आपके भारत के वित्त मंत्री होते हैं। और जीएसटी की दरें क्या क्या होती है, तो ये आपका 0% होता है, 5% होता है, 12% होता है, 18% और 28% होता है, जो कि कुछ विशेष वस्तुओं पर जो है अलग दरें भी होती है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 86वां जो संविधान संशोधन है ना ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए 86वां संविधान संशोधन जो कि आपका वर्ष 2002 में हुआ था और ये जो आपका शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। और इसके तहत जो है यानी 86वें संविधान संशोधन के तहत जो है ना ये आपका अनुच्छेद 21A को भी जो वो जोड़ा गया था, जिसके अकॉर्डिंग जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो है ना ये आपका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना जो है ये राज्य का दायित्व जो ये आपका बना दिया गया था। तो ऑप्शन में आपका 6 से 14 वर्ष का आयु के सभी बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा वाला आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 86वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है ना आपके संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य को भी जो वो जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन एमएस एक्सेल, यानी हाइपरलिंक प्रविष्ट करने का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए जो है किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल जो वो किया जाता है। तो देखिए हाइपरलिंक डालने के लिए जो है Ctrl+K शॉर्टकट की का उपयोग जो वो किया जाता है। और ये जो आपका शॉर्टकट की है ना ये आपका MS ऑफिस जैसे कि आपका MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट में जो ये आपका कार्य जो वो करता है। तो Ctrl+K आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर द कंटेक्चुअल मेन्यू, यानी आपका प्रासंगिक मेन्यू देखने के लिए जो है शॉर्टकट कुंजी जो वो पूछा गया था। तो ये आपका Shift+F10 होता है। तो Shift+F10 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि नीलगिरी पर्वत से जो है ना कौन कौन से राज्य जो ये आपके लगे हुए हैं। और ऑप्शन में आपका 3 राज्य का नाम जो वो दिया गया था। तो देखिए नीलगिरी पर्वत श्रेणी जो है ना ये आपका भारत में स्थित है। और ये जो आपका 3 राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल से जो ये आपका लगा हुआ है। तो जिस भी ऑप्शन में आपका तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल का 3 पेयर आपका दिया गया होगा वही जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है ना अंडमान निकोबार से आपका संबंधित नहीं है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप में जो है आपका स्थित नहीं है। तो देखिए एक ऑप्शन आपका ना कवारती द्वीप जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका कवारती द्वीप है ना ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में स्थित है, ना कि आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। इसलिए कवारती द्वीप आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है ना लगभग आपके 572 छोटे बड़े द्वीप हैं। जो कि अगर कुछ द्वीपों की अगर मैं बात कर लूँ जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि आपका हॉलक द्वीप हो गया, रीची द्वीप हो गया,
रेटलैंड द्वीप हो गया, पोर्ट ब्लेयर जो है आपका अंडमान और निकोबार की राजधानी है, ये भी आपका जो है ये सब जो है ना ये आपके अंडमान निकोबार में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप रहता है कि द डिसीजन गिवन इन सिविल केसेस इन लोक अदालत आर फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज एंड कैन बी अपील्ड अगेंस्ट इन, यानी लोक अदालत में दीवानी मामले में दिए गए निर्णय जो है अंतिम और सभी पक्षों पर जो ये आपका बाध्यकारी होते हैं और इसके खिलाफ जो है ये आपका किसमें अपील जो वो किया जा सकता है। तो देखिए ये जो आपका लोक अदालत में दीवानी मामले में दिए गए निर्णय जो है ना ये आपके अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं और इसके खिलाफ जो है ना ये किसी भी न्यायालय में जो अपील नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लोक अदालत का जो निर्णय है ना ये सिविल न्यायालय के जो है डिक्री के आपका जो वो समान माना जाता है, लेकिन इसमें आपका अपील का जो है कोई भी आपका प्रावधान जो वो नहीं दिया गया है। तो एक ऑप्शन में आपका नन ऑफ दीज जो वो दिया गया था, तो नन ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि संगम साहित्य में जो है अगम जो है ना ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए संगम साहित्य में जो है ये आपका अगम या फिर अहम का जो संबंध है ना ये आपका प्रेम और व्यक्तिगत जीवन से है। संगम साहित्य की जो कविता है ना ये आपका मुख्यतः दो विषयों में जो आपका विभाजित किया गया, और वो दो विषय कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला आपका अगम है, दूसरा जो है ना ये आपका पूरम है। तो अगम के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, पूरम जो है ना ये आपका युद्ध वीरता, सार्वजनिक जीवन और राजाओं की प्रशंसा से जो है ये आपका संबंधित है। यानी संगम साहित्यों में आगम वर्ग की जो रचनाओं की कविता का जो संबंध है ना ये आपके प्रेम से है, और पूरम वर्ग की कविताओं का जो संबंध है ना ये आपका राज प्रशस्ति से है। तो प्रेम आपका करेक्ट आंसर होगा। जब पूरम वर्ग के बारे में पूछा जाए तो ये आपका राज प्रशस्ति से जो ये आपका संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो है क्या प्रावधान है, जहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन था कि केवल दिल्ली में स्थित भारतीय दूतावास में आवेदन करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन था कि न्यायालय में आवेदन करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन था कि संबंधित राज्य में आवेदन करना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन था कि अपने देश में जो है उपस्थित भारत के दूतावास में जो है यह आपका आवेदन करना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो है ना यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर रहता है तो उसे अपने देश में स्थित भारत के दूतावास या फिर उच्च योग यानी जिसे आपका इंग्लिश में जो है इंडियन एम्बेसी या फिर हाई कमीशन में जो वो आवेदन करना चाहिए। और नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 और 6 के तहत जो है ना ये आपका प्रावधान किया गया है कि विदेश में रहने वाले व्यक्ति जो है नागरिकता के लिए अपने देश में स्थित भारतीय दूतावास में जो ये आपके आवेदन जो वो कर सकते हैं, और दिल्ली या फिर किसी विशेष राज्य में जो है ये आवेदन करने की आवश्यकता जो वो नहीं होती है। तो इसमें आपका भारतीय दूतावास में आवेदन कर सकते हैं। ये जो किस ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो ये आपका जो है ऑप्शन डी में जो ये आपका दिया गया था, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में जो है ना कौन सा कथन जो है इनमें से आपका गलत जो वो दिया गया था, जहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन आपका दिया गया था कि NHRC के जो है वर्तमान में जो अध्यक्ष है ना ये आपके न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम है। सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया था कि इसके जो वर्तमान में महासचिव का जो नाम है ना ये आपका प्रियंक कानूंगो है। थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया था कि NHRC के सदस्य में न्यायमूर्ति को जो है ये आपका शामिल किया जाता है। चौथा ऑप्शन था कि इनके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है ना ये आपका दिसंबर 2014 में जो वो 2024 में जो वो किया गया है, यानी वर्तमान अध्यक्ष की जो नियुक्ति है ये आपका दिसंबर 2024 में जो वो किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में ये तो कथन आपका सही है, क्योंकि वर्तमान में आपके जो NHRC के जो अध्यक्ष हैं ये आपके न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम है। थर्ड ऑप्शन भी आपका सही दिया गया था, NHRC के जो है सदस्य में न्यायमूर्ति को जो आपका शामिल किया जाता है, और इनकी जो नियुक्ति है ना ये आपका दिसंबर 2024 में जो वो किया गया था। तो ये भी कथन आपका सही दिया गया NHRC के बारे में। लेकिन एक कथन जो आपका दिया गया था ना कि महासचिव का जो नाम है ये आपका प्रियंक कानूनगो जो वो दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रियंक कानूनगो जो है ना NHRC के सदस्य हैं, ना कि महासचिव हैं। तो ये वाला कथन जो है ना आपका गलत है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि वित्त वर्ष 2029 तक जो है कितना GDP रहने का अनुमान जो ये आपका लगाया गया है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग जो है ना भारत की GDP जो है वित्त वर्ष 2029 तक जो है ये आपका $5 ट्रिलियन से अधिक रहने का अनुमान जो वो लगाया गया है। और विभिन्न रिपोर्टों के मुताबिक जो है ना उस समय तक भारत की औसत जो वार्षिक वृद्धि दर है ना ये आपका 6.5 से लेकर जो है 7% के बीच जो वो रह सकता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच इज़ द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नगरीकृत यानी शहरीकृत वाला राज्य या फिर यूटी भी पूछा गया था, यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है ना, ये कौन सा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो शहरीकृत यानी अर्बनाइज्ड जो केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य ओवरऑल में सबसे ज़्यादा जो है ना, ये आपका राजधानी क्षेत्र दिल्ली है। दिल्ली का अगर बात कर ले कि शहरी क्षेत्र कितना है, तो ये आपका 97.5% है। इसके बाद आपका चंडीगढ़ का स्थान आता है जो कि आपका 97.25% है। इसके बाद आपका लक्षद्वीप का जो वो स्थान आता है, तो ऑप्शन में आपका दिल्ली जो वो दिया गया था, तो दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जब आपसे इंडिविजुअल में अगर राज्य का पूछा जाए ना, तो देखिए राज्य में सबसे अधिक जो नगरीकृत यानी शहरी कृत वाला जो राज्य है ना, ये आपका गोवा राज्य है। गोवा राज्य का जो आपका शहरी आबादी का जो क्षेत्र है ना, ये आपका 62.17% है। राज्य में दूसरे स्थान पे आपका तमिलनाडु है जो कि आपका 48.40% है। तीसरे स्थान पे आपका केरल राज्य है। चौथे स्थान पे जो है ना आपका महाराष्ट्र है और पाँचवें पे आपका गुजरात है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। और देखिए 2011 की जनगणना से जो है अब आपके प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं, तो आप इस टॉपिक को जो वो जरूर कर जाइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हाल ही में किस भारतीय नेता को जो है ना तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से जो ये आपका सम्मानित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है ना, ये आपके तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से जो है ये आपका सम्मानित किया गया है। तो द्रौपदी मुर्मू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि मार्च 2025 में जो है किस बैंक ने आधिकारिक रूप से जो है ना सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जो है अन्य बैंकिंग भागीदारी के रूप में जो है ये साझेदारी जो वो किए हैं। तो देखिए ये जो आपका सिटी यूनियन बैंक है ना, इसने जो है मार्च 2025 में जो है ये आपके सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जो है ये आपका आधिकारिक रूप से बैंकिंग भागीदारी के रूप में जो है ये साझेदारी जो वो किया है। तो सिटी यूनियन बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अनुच्छेद 8 के तहत जो है किसी विदेशी भारत को नागरिकता लेने के लिए जो है ना कहाँ पर आवेदन करना चाहिए। तो देखिए अनुच्छेद 8 के तहत किसी विदेशी यानी भारतीय मूल के व्यक्ति को जो है ना ये भारत की नागरिकता के लिए लेने के लिए जो है उस देश में स्थित आपके जो है भारतीय राजनयिक मिशन या फिर वाणिज्य दूतावास यानी इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन या फिर आपका कॉन्सुलेट में आवेदन करना चाहिए जहाँ पर वह व्यक्ति जो आपका निवास कर रहा है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि मौर्य साम्राज्य में जो है प्रतिष्ठा जो है ना ये क्या होता था, यानी व्हाट इज़ द प्रतिष्ठा इन मौर्यन एम्पायर। तो देखिए मौर्य साम्राज्य में ये जो आपका प्रतिष्ठा है ना, एक आपका प्रशासनिक अधिकारी यानी हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है और इसका जो कार्य है ना ये प्रशासन के विभिन्न विभागों में जो है प्रमुख के रूप में जो ये आपका कार्य करना था। और प्रदेश जो है आपका मुख्य रूप से किसी विभाग या फिर क्षेत्र का अध्यक्ष या फिर प्रधान होता था और प्रशासनिक व्यवस्था को जो है ये आपका सुचारू रूप से चलाने के लिए भी जो है आपका जिम्मेदार रहता था। तो हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक अधिकारी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि किस अधिनियम से जो है विदेश सेवा में भर्ती होकर जो है ना ये सेवा जो है आपका देनी पड़ी थी। तो देखिए विदेश सेवा में भर्ती होकर जो है ना विदेश में सेवा देने की जो बाध्यता है ना, ये आपका जनरल सर्विस इनलाइन जो आपका एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 का था ना, यानी सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 के तहत जो ये आपका लागू हुआ था। और इस अधिनियम के अकॉर्डिंग जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में जो है भारतीय सैनिकों को आदेश मिलने पर जो है ना विदेशों में भी सेवा जो वो करना पड़ता था। तो सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मार्च 2025 में जो है अफ्रीकन यूनियन के साथ जो है वेकेशन यानी अवकाश या फिर विशेष कार्यक्रम बनाने के लिए जो है ना कौन सा संगठन जो है आपका सहयोग करेगा। तो देखिए मार्च 2025 में अफ्रीकन यूनियन के साथ वेकेशन यानी अवकाश या फिर विशेष कार्यक्रम बनाने के लिए जो है ना ये आपका वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक जो है ना ये आपका सहयोग करेगा। और ये जो सहयोग है ना ये आपके अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक और अन्य साझेदारों के साथ जो है मिलकर जो है ये आपका आयोजित उच्च स्तरीय कार्यक्रम और राजनीतिक पहलों के रूप में जो है ये आपका सामने आया है। और इसका जो उद्देश्य है ना ये अफ्रीका में समावेशी विकास और सतत विकास को जो ये आपका बढ़ावा देना है। तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि राज्यपाल और उपराज्यपाल यानी गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो नियुक्ति है ना, ये राष्ट्रपति किसके सलाह पर जो वो करते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति जो है ना, राज्यपाल और उपराज्यपाल की जो नियुक्ति है ये प्रधानमंत्री की सलाह पर जो वो करते हैं। तो प्रधानमंत्री आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1292 का विदिशा आक्रमण जो है ना, ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए 1292 का विदिशा, जिसे भीलसा आक्रमण भी कहा जाता है, ये जो आपका दिल्ली सल्तनत के जो है खिलजी वंश के शासक जलालुद्दीन खिलजी के शासन काल में जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो ये आपका किया गया था। और इस आक्रमण के बाद अलाउद्दीन को जो है ना, ये आपका कारा और अवध का जो है एकता भी जो ये आपका प्रदान किया गया था। तो आपका जो है अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन में दिया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि सेबी के जो है 11वें अध्यक्ष जो है ना, ये कौन बने हैं। तो देखिए सेबी का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड होता है। और इसके जो आपके 11वें अध्यक्ष है ना, ये आपके तुहिन कांता पांडे बने हैं। और उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने जो है 3 साल के कार्यकाल के लिए जो है इन्हें आपका नियुक्त किया गया है। और ये जो किसका स्थान लिए है, तो ये माधवीपुरी बूझ का जो वो स्थान लिए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो तुहिन कांता पांडे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि थार के मरुस्थल की विलुप्त होती संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी है। तो देखिए थार के मरुस्थल की प्रमुख संकटग्रस्त और विलुप्त होती प्रजाति जो है ना, ये आपका गोंडवाना है, यानी ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है, जिसे आपका राजस्थान का जो है राज्य पक्षी भी जो वो माना जाता है। और ये जो पक्षी है ना, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकल इंडेंजर्ड की श्रेणी में जो है ये आपका शामिल किया गया है, क्योंकि इसकी संख्या जो है ना, ये आपका तेज़ी से जो वो घट रहा है। तो गोंडवाना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा थार में भेड़िया, लकड़भग्गा, सियार, मरु बिल्ली जैसी मांसाहारी जो प्रजातियां हैं ना, यह अभी आपका जो है विलुप्त के कगार पर है। पौधे में अगर बात कर ले तो देखिए सेवन घास, अकेशिया जैंक मोटाई, इसके अलावा टेफरोसिया फैल्पिफेरम, गूगल, फोग, सरगोड़ा और रोहिणी जैसी प्रजातियां भी जो है ना, ये आपके संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 2025 में COP16 की जो अध्यक्षता है ना, इसकी जो अध्यक्षता ये किसके द्वारा किया जाएगा। तो देखिए 2025 में COP16 यानी जैव विविधता सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ना, ये कोलंबिया देश के द्वारा जो वो किया जाएगा। और कोलंबिया की पर्यावरण मंत्री सुसाना मोहम्मद जो है ना, ये COP16 की अध्यक्ष जो वो बनी है। तो कोलंबिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि खाने का भोजन वायुरोधी यानी एयर टाइट डिब्बों में क्यों रखते हैं। तो देखिए खाने का भोजन वायुरोधी डिब्बों में इसलिए रखते हैं ताकि उसमें हवा ना जा सके और भोजन जल्दी खराब ना हो। हवा में मौजूद नमी, बैक्टीरिया और फफूंदी भोजन को जो ये आपके सड़ा सकते हैं या उसमें संक्रमण जो वो फैला सकते हैं। इसके अतिरिक्त वायुरोधी डिब्बे भोजन को जो है ताज़ा और सुरक्षित बनाए रखते हैं, जिससे उसका स्वाद और पोषक तत्व जो है ना, ये लंबे समय तक जो वो सुरक्षित रहते हैं। इसलिए आपका वायुरोधी यानी एयर टाइट डिब्बों का इस्तेमाल जो वो किया जाता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भोलेनाथ सिंह जो है ये आपके किस विद्रोह से जो वो संबंधित है। अब मैं वीडियो में कहना छोड़ दिया हूँ कि कितने प्रश्न आपके रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि अब आप लोग को मजाक लगता होगा। तो अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि कौन कौन से प्रश्न आपके रिपीट हुए हैं। तो देखिए भोलानाथ सिंह जो है ना, ये आपके 1857 के विद्रोह, जिसे आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, और इससे जो आपके संबंधित थे, क्योंकि वे जो आपके एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में जो है ना, ये सक्रिय रूप से जो वो भाग लिए थे और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जो है स्थानीय लोगों और सैनिकों को जो है आपका संगठित भी जो वो किए थे। तो 1857 का विद्रोह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कमांड जो है कंप्यूटर के बिना मूल डेटा को खोए जो है उसकी प्रतिलिपि जो ये आपका बनाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर में जो है आपका कॉपी पेस्ट जो कमांड होता है ना, ये बिना मूल डेटा को खोए जो है उसकी प्रतिलिपि जो ये आपका बनाता है। जब आप किसी फाइल या फिर टेक्स्ट या फिर ऑब्जेक्ट को जो है ना कॉपी जो आपका Ctrl+C से किया जाता है, तो उसकी एक प्रतिलिपि जो है ना ये आपका फ्लिप बोर्ड में जो है आपका चला जाता है और मूल डेटा जो है वो आपका वहीं रहता है। फिर आप पेस्ट जो आपका Ctrl+V से होता है, कमांड से उसी जो है कहीं भी आप जो वो चिपका सकते हैं। तो कॉपी पेस्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप रहा था कि हु स्टार्टेड इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट श्रीजनम, यानी श्रीजनम का जो उद्घाटन है ना, ये किसके द्वारा जो वो आपका किया गया है। तो देखिए केंद्रीय मंत्री आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है
एम्स के नई दिल्ली में जो है भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र श्री जन्म का जो शुभारंभ है वो किए हैं। और इसे जो है ना आपका CSIR के जो है तिरुवनंतपुरम स्थित राष्ट्रीय अंतर विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIIST ने जो है इसे आपका विकसित किया है। तो ऑप्शन में आपका CSIR जो वो दिया गया था, तो CSIR आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हाल ही में किस देश में जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है आपका लागू हुआ है, जिससे वहीं की लोकसभा जो है ना ये आपका भंग जो वो हो गया है। तो देखिए हाल ही में मई 2025 में जो है ना ये आपका कुवैत देश में जो है ये आपका अविश्वास प्रस्ताव के बाद जो है वहीं का लोकसभा यानी नेशनल असेंबली को जो है ना ये आपका भंग जो वो किया गया है। तो कुवैत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुधीर वाद्य यंत्र है। तो देखिए अगर सुधीर वाद्य यंत्र की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका एक सुराख यानी सुराख वाले वाद्य यंत्र को जो है ये आपका सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। और इस प्रकार के वाद्य को जो है ना ये आपका फूंक कर जो वो बजाया जाता है। और इस प्रकार के वाद्यों में जो है आपका शहनाई जो है ना सबसे अधिक मोहक और सुरीली जो ये होता है, इसलिए शहनाई को जो है ना ये आपका सुशीर वाद्यों का शाह भी जो वो कहा गया है। तो ऑप्शन में अगर आपका शहनाई दिया गया होगा तो शहनाई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि आज आपको रीजनिंग और मैथ्स के जो लगभग आपको 40 क्वेश्चन भी इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है आप जो इस पैटर्न को जो वो जरूर देख कर जाइए। जैसे कि रीजनिंग में जो आपका एम जो है एन का रेसिप्रोकल है और एम का आपका 18 जो है वो वैल्यू दिया गया था, एन का आपका 20 दिया गया था। इफ़ एन का अगर 27 है तो एम का जो वो पूछा गया था कि वो कितना होगा। तो इसका इस तरह का क्वेश्चन आप जरूर देख कर जाइएगा। बेलन का वक्रीय पृष्ठा एरिया बेलन के जो है संपूर्ण पृष्ठा क्षेत्रफल के आधा है, यदि अगर उसका हाइट 195 है ना तो डायमीटर बताइए कि कितना होगा। तो ये क्वेश्चन जो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर जो वो कितना आएगा। एक क्वेश्चन आपका मैथ से आया था कि ए आयत का पेरीमीटर और बेस का जो रेशियो है ना ये आपका 3:1 है। इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 98 मीटर स्क्वायर देन पेरीमीटर पूछा गया था कि पेरीमीटर जो वो क्या होगा। तो ये भी इसका भी सॉल्यूशन जो है आप कमेंट करके जो वो जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 112 + 6√2 उसके बाद आपका 119 - 7√2 का जो है मध्य अनुपाती पूछा गया था कि कितना होगा। तो इसका आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका मध्य अनुपाती जो है ना वो कितना निकल कर आपका आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया। आयत का परिमाप और चौड़ाई, तो आयत का परिमाप क्या होगा ये आप कमेंट करके बताइएगा कि आयत का जो परिमाप है ये कितना होगा। एक बेलन का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के आधा है, यदि उसकी ऊंचाई 195 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास जो वो कितना होगा, डायमीटर जो वो कितना होगा पूछा गया था। तो ये भी क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइएगा। ऊपर में मैंने आपको हालांकि बता दिया है, किसी वस्तु को 21% के हानि पे बेचता है, यदि वह 8% के कम से कितना और 198 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे आपका 5% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य जो वो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का भी जो आप क्रय मूल्य जो वो जरूर बताइएगा और टाइम स्टैम्प के साथ बताइएगा। अगर बहुत सारे कम बच्चों का अगर इस सब का उत्तर कम आएगा ना तो मैं मैथ्स के क्वेश्चन लाना जो वो नहीं बंद कर दूंगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। आप लोग भी बोलते हैं सर जल्दी वीडियो लाइए, लेकिन मेरा कोशिश यही होता है कि लगभग आपको सारे क्वेश्चन जो वो प्रोवाइड कर सकूँ। कोई भी ऐसा चैनल नहीं होगा कि इतना क्वेश्चन आपको देने का प्रयास करेगा, इसलिए टाइम लग जाता है। तो आप लोग जितना हो सके कमेंट कीजिएगा क्वेश्चंस का। किसी वस्तु को 40 रुपये में बेचते हैं तो 78% की हानि होती है, तो उसे 78% लाभ कमाने के लिए जो है उसे कितना में बेचना होगा। इस प्रकार का भी प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, तो इसका भी सॉल्यूशन जो है आप कमेंट करके जो वो ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आप एक मॉक टेस्ट के तौर पर जो वो ले सकते हैं, तो मॉक टेस्ट यहीं पर आप लगा लीजिए। एक क्वेश्चन आपका था कि 3%, 27% और 23% का क्रमिक छूट देता है, तो एकल छूट जो है ना वो कितना होगा। तो इसका भी सॉल्यूशन जो है आप कमेंट करके जो वो ज़रूर बताइएगा। एक आपका था कि मीनार की हाइट 50 मीटर है, एंगल आपका 30 है, तो आधार की दूरी जो ये क्या होगा। तो इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक धनराशि SI से 2 साल में 1750 है, 4 साल में 3250 रुपये जाती है, तो ब्याज की जो दर होगा ना वो क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन आप कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिएगा। स्थिर जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है, वह धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है, तो 17.6 कम जाकर जो है आने में लगा कुल समय जो है ये कितना होगा। एक नल 3 घंटे में एक टंकी को जो है ना ये आपका भर सकता है, लेकिन रिसाव के कारण टंकी जो है ये आपका 21/4 घंटे में भरती है, तो रिसाव भरी हुई टंकी को कितने टाइम में जो है आपका खाली कर देगा।
तो ये भी क्वेश्चन जो आप करके जाइएगा। सेम एज क्वेश्चन नंबर 12 की वैल्यू आपका चेंज था, यानी 13वां नंबर भी क्वेश्चन था इसी प्रकार से था, बस आपका जो है वैल्यू जो था ना वो आपका चेंज था, जिसमें आपका टंकी का जो है 3/4 भाग जो वो पूछा था। एक आपका था कि x की एज का 7 गुना y की एज के 2 गुने से 6 कम है, तो p की एज जो है x का 7 गुना है, तो p q से 70 जो है आपका वर्ष बड़ा है, y q से छोटा 6 वर्ष जो आपका छोटा है, तो y की एज जो है ना ये कितनी होगी। तो इसका भी सॉल्यूशन आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा। m n का जो है आपका वयुक्त क्रमानुपाती है, m 18 है तो n 21, ये तो मैंने आपको बता दिया कि m जो ये कितना होगा। इसके अलावा ABC ट्राइंगल DEF समरूप है, तो यदि AB रेशियो D जो ये क्या होगा। इसके अलावा था कि 10:9 है, तो इसका एरिया का अनुपात जो वो पूछा गया था कि कितना होगा। इसके अलावा ट्राइंगल ABC और DEF में एंगल A इक्वल टू एंगल D है 40 डिग्री, यदि AB इक्वल टू D है तो इसका समरूप होने के लिए जो है आवश्यक क्या क्या होगा, जहाँ पे ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया था, एंगल B इक्वल टू एंगल F होगा, एंगल C इक्वल टू एंगल F होगा, AC इक्वल टू D होगा, या फिर BC इक्वल टू DF होगा। तो इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हाल ही में ये तो मैंने आपको बता दिया है, ये भी मैंने आपको बता दिया द्रौपदी मुर्मू इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका आपका CSIR जो वो करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैथ्स में बात कर ले 21 - 6 2, ये तो मैंने आपको बता दिया मूल अनुपाती क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन आपको कमेंट में देना है। इस प्रकार से आपका भी जो है 6 महीने अर्धवार्षिक ब्याज संयोजन की दर जो वो पूछा गया था। अंकित एक वस्तु को 21 रुपये हानि पर बेचता है, यदि वह 8% कम से खरीदता और 198 रुपये अधिक में बेचता है तो 5% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य कितना होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका था। माध्यिका बहुलक से 45.98 कम है, तो माध्य से जो ये कितना होगा, तो इसका सॉल्यूशन भी आप कमेंट करके बताइएगा। 10, 15, 20, 25, 30 का जो है एवरेज जो आपसे पूछा गया था, लगातार 3%, 27%, 23% की छूट किस एकल छूट के बराबर है। एक आपका द्विघातीय समीकरण से आता है, इस प्रकार से आपका द्विघातीय समीकरण दिया गया था और इसका जो आपका मूल जो वो पूछा गया था। इस प्रकार आपका एक नंबर दे दिया गया था, ऐसे कुल 11 आंकड़े देकर जो है उनकी माध्यिका जो वो आपसे पूछा था। मीनार की हाइट 50 मीटर, एंगल 30 है, तो आधार की दूरी जो है ना ये आपसे जो वो पूछा गया था। एक वैक्सीन से रिलेटेड आपका कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसी के देश साथ मिलकर वैक्सीन बना रहा है, इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन जो वो पूछा गया था। 4-5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से जो वो पूछे गए, तो जो कि मैंने हाइपरलिंक वाला तो आपको बता दिया, Ctrl+K होगा। इसके अलावा एक आपका Alt+F10 वाला तो मैंने आपको बता दिया है। रीजनिंग एकदम जीरो लेकर 6 से 7 क्वेश्चन एकदम आपके सीधे कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आ रहे हैं। यदि फीस को आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इस प्रकार से लिखते तो T का कोड आपसे पूछा गया, तो इसमें आपको क्या करना होता है कि सिमिलर देखना होता है और वो ईजिली आप जो है कर लोगे। मैथ्स में त्रिघातीय समीकरण से एक क्वेश्चन था इस प्रकार से, जिसमें आपका सिग्मा अल्फा और बीटा गामा की जो है वैल्यू जो वो पूछी थी, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आप करके जाइएगा। परसेंटेज के अच्छे क्वेश्चन जो आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। प्रॉफिट लॉस से, बॉट स्ट्रीम से आपका एक क्वेश्चन, टाइम बग से आपके 2 से 3 क्वेश्चन, एक विद्रोह का न्योता भोला सिंह तो मैंने आपको बता दिया 1857 आपका करेक्ट आंसर होगा। और कुछ क्वेश्चन जो कि बच्चे भेजे थे, सुमित कुमार दुमका से झारखंड, अब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन डाल रहा है झारखंड से, सब जानेंगे झारखंड को अब। इसके अलावा कंप्यूटर में जो है Ctrl+C, Ctrl+V से आपका जो पेस्ट वाला मैंने आपको बता दिया, हाइपरलिंक शॉर्टकट की से, पेज ओरिएंटेशन से भी आपका पूछा गया था और पैसेज इंडेंशन से भी जो आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। और देखिए वीडियो में मैं बहुत सारे बच्चों का नाम लेना नहीं भूल गया हूँ सॉरी, तो जिन भी बच्चे का नाम लेना भूल गया हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे जो वो भेजे थे, तो उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि टेलीग्राम पे जो क्वेश्चंस भेजे थे, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।